Good morning, everyone. In the last class, we have learned about the validation, the types of validation, calibration, and the calibration qualification, the qualification of UV, and the calibration of pH meter. Now we will learn about the general principles of analytical method validation. The main objective of validation of an analytical procedure is to demonstrate that the procedure is suitable for an intended purpose. यानी कि जो वैलिडेशन होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी हमने एनालिटिकल प्रोसीजर हमने यूज किया हुआ है वो सुटेबल है जिस पर्पस के लिए हमने उसको यूज किया हुआ है. द प्रोसेस इज अडॉप्टेड टू मैम that the employed analytical procedure for a specific test meet the intended requirement. अब ये जो हमने प्रोसेस अडॉप्ट किया है एनालिटिकल प्रोसीजर का वो हमें ये बताता है कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है हमारे प्रोडक्ट की उसको जो हमने ये प्रोसेस अडॉप्ट किया हुआ है उसकी जो टेस्ट की जो स्पेसिफिक्स है उसको वो मीट कर रही है. इसके लिए हमने ये प्रोसेस यूज किया हुआ है. Guidelines from USP, ICH, FDA, etc. provide framework for validation of analytical method. अब जो USP है, ICH है, FDA है, इन सब ने हम लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड की हुई है और जो कि हमें एक फ्रेमवर्क यानी कि हमें एक बेसलाइन प्रोवाइड करता है एनालिटिकल मेथड्स की वैलिडेशन के लिए. Analytical results using stated analytical procedure should be accurate, precise, reliable and reproducible. अब जो ये हमारे एनालिटिकल रिजल्ट्स होते हैं ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर के वो हमेशा एक्यूरेट, प्रिसाइज, रिलायबल और रिप्रोड्यूसिबल होते हैं. यानी कि इसके अंदर जो भी हमें रिजल्ट मिलता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है. When pharmacopoeial methods are used for analysis, proper evidence needs to be generated to suitability of method for routine use in laboratory. Okay. तो क्या होता है कि जब भी हम कोई फार्माकोपियल मेथड यूज करते हैं एनालिसिस प्रॉपर एविडेंस हमें चाहिए होते हैं उसके लिए ताकि जो भी हमारे जो मेथड हम लेबोरेटरी के अंदर यूज कर रखे हैं उसकी सुटेबिलिटी हमें पता चल सके. तो जो हम फार्माकोपियल मेथड जो भी हमारे जितनी भी हमारी अलग अलग तरीके की फार्माकोपी है चाहे वो आईपी है यूएसपी है बीपी है या नेशनल फॉर्मुलरी है उसके अंदर जो भी मेथड्स होंगे वो हमारे रूटीन लेबोरेटरी के लिए हमेशा स्पेसिफिक होंगे. In case of non-pharmacopoeial method, all such methods should be appropriately validated. अब जो हमारे फार्माकोपिया के अंदर जो मेथड हमें स्टेट नहीं करेंगे तो वो भी जो सारे मेथड्स हैं हमको उन्हें अप्रोप्रिएटली वैलिडेट करना पड़ेगा. ये हमारे सारे प्रिंसिपल्स हो गए एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन के. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुड वेयर हाउस प्रैक्टिसेस. यानी कि वेयर हाउस वो जगह होगी जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल या हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है जहाँ हम रखते हैं. तो अगर हमारे रॉ मटेरियल में ही कोई प्रॉब्लम है हमारे वेयर हाउस की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम क्या करेंगे उसके लिए हम गुड वेयर हाउस प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करेंगे. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस सो any change or damage theft to the material is going to increase cost to the organization. यानी कि जो हमारा परचेज होता है रॉ मटेरियल का वो हमारे किसी भी जो बिजनेस होता है उसका बहुत ही एक मेन पार्ट होता है. तो अगर हमारा जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर कोई डैमेज है उसकी चोरी हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज की कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी. तो अगर वो कॉस्ट बढ़ गई है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हम लोगों को लॉसेस हो जाएंगे. तो अगर हमारा वेयर हाउस अच्छा होगा तो हमारा जो कॉस्ट जो है हमारे प्रोडक्शन की वो क्या हो जाएगी कम रहेगी. वेयर हाउस इज प्लेस विद रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स आर केप्ट फॉर स्टोरेज पर्पस. तो वेयर हाउस वो जगह होती है जैसे मैंने पहले ही बताया था वो जगह होगी जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल और फिनिश गुड यानी कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वहाँ पे स्टोरेज के पर्पज से रखा जाता है. अब हमारा वेयर हाउस मैनेजमेंट का स्कोप क्या है हम क्यों कर रहे हैं वेयर हाउस मैनेजमेंट. फर्स्ट है रिसीव द परचेज गुड्स एंड एंटर्ड अपॉन द स्टॉक रजिस्टर. अब हम क्या करेंगे जो भी हमारा परचेज गुड हमारा आया है उसको हम वहाँ पे रखेंगे और फिर हम उसकी ना स्टॉक रजिस्टर के अंदर एंट्री करेंगे कि इस डेट को इस टाइम पे ये जो सामान था वो हमारा हमारे इंडस्ट्री के अंदर आ गया था. सेकंड है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री. अब ये जो हमारा स्टॉक रजिस्टर रखा हुआ है इसकी हम हमेशा प्रिजर्व करके रखेंगे कि जो बिल्स होंगे या हर एक चीज जो भी मटेरियल आया है हमारी इंडस्ट्री के अंदर उसका हम जो इन्वेंट्री है उसको हमेशा प्रिजर्व करके रखेंगे. थर्ड है एबिलिटी टू एक्सेस गुड्स वेन एवर कॉल्ड अपॉन. अब ये जो हमें वेयर हाउस मैनेजमेंट क्या होगा कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम हमारे पास इतनी एबिलिटी होगी कि हम उस गुड को जाके एक्सेस कर रखें क्योंकि हमने स्टॉक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है उसमें हर एक चीज स्पेसिफाई करी हुई है कि कौन सी जगह पे कौन सा सामान रखा हुआ है तो हम उसकी वजह से हमारे पास एक गुड्स को एक्सेस करने की एबिलिटी हो जाएगी. लास्ट है
प्रॉपर स्टॉकिंग ऑफ गुड्स एज इंश्योर स्मूथ हैंडलिंग। और हमारा जो गुड है यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसको एक प्रॉपर स्टॉक करके रख सकते हैं ताकि जो हमारी हैंडलिंग है वो स्मूथ हैंडलिंग हो जाए। अब हमारा वेयर हाउस का डिजाइन कैसा होगा? इजी मटेरियल हैंडलिंग, यानी कि जो हमारा मटेरियल है उसके हमें इजी तरीके से हम उसको हैंडल करें, आसानी से हम उसको यूज कर सकें, ऐसा हमारा वेयर हाउस का डिजाइन होना चाहिए। सेकंड है इजी सुपरविजन ऑफ मटेरियल्स एज वेल एज पर्सनल, यानी कि जो मटेरियल है यहाँ पे जो पर्सनल है उनका बहुत ही अच्छे तरीके से हम स्मूथली हम उनका सुपरविजन कर सके कि हमें ये भी पता हो मटेरियल कहाँ पे है, हमें ये भी पता हो कि जो पर्सनल मटेरियल को हैंडल कर रहे हैं वो भी कहाँ पे है, हम किस तरीके से उसे हैंडल कर रहे हैं। थर्ड है रिड्यूस एंड कंट्रोल obsolescence of the goods by following appropriate method, यानी कि जो भी गुड्स है उसको हम उनको रिड्यूस और उनको कंट्रोल करते हैं कोई भी अप्रोप्रिएट मेथड यूज करके, यानी कि हम उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, हमने उनको रखा हुआ है, हमने किसी कौन सा मेथड हमने यूज किया है, हम जैसे अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं कि हमने ए टू जेड तरीके से किया हुआ है, जेड टू ए किया हुआ है, या हमने हर एक हमारा जो प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल उसको नंबर्स प्रोवाइड किया तो नंबरिंग सिस्टम से हम उसको अप्रोप्रिएट मेथड से हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। और लास्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, यानी कि हम जितना हो सके उतना हम उसके जितना भी जो स्पेस दिया हुआ है उसको मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर सके, मतलब ऐसा नहीं होता कि कहीं कोना छोड़ दिया कहीं कोना छोड़ दिया, जितना भी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है उस हर चीज को छोटी 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 चीज को भी हम वहाँ पे उस स्पेस को यूज कर सकें। फिर है हमारा स्टोरेज लोकेशन। फिक्स फर्स्ट है फिक्स पोजीशन फॉर डेजिग्नेटेड गुड्स आर केप्ट, हमारे जो भी डेजिग्नेटेड गुड्स है उसके लिए एक फिक्स पोजीशन होनी चाहिए और हम वहीं उसी फिक्स पोजीशन पे हमारे गुड्स को रखेंगे। सेकंड है रैंडम स्टोरेज इन विच गुड्स आर स्टोर्ड वेयर एवर स्पेस इज अवेलेबल, अब हमारे पास कभी स्पेस अवेलेबल है तो हम वहाँ पे उसे किसी और रैंडम स्टोरेज के लिए भी हम उसे यूज कर सकते हैं। थर्ड है कैटेगराइज फिक्स लोकेशन इन विच पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्लेस्ड रैंडमली इन एलोटेड स्पेसेस, यानी कि हमने कैटेगराइज भी कर दिया फिक्स लोकेशन पे जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट को है हम रैंडमली उसी प्लेस के ऊपर रख सके, यानी कि एक रूम है अगर हमने उसमें 4 स्पेसेस बना दिए तो एक हमारा मतलब 3 हमने यूज करने के लिए किया, चौथा हमारा रैंडमली है तो हम उस जगह पे सारा सामान रख, या फिर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमने वो 4 जगह है तो हमने उनको कैटेगरी दे दी कि यहाँ पे टैबलेट्स रहेंगे, यहाँ कैप्सूल्स रहेंगे, यहाँ पेरेंटल्स रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे सामान रखा और फिर वहाँ पे हम रैंडमली वहाँ पे सामान उसी चीज से रिलेटेड वहाँ पे हम रख सकते हैं। अब है हमारा गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस। तो फर्स्ट है पिकअप रैप बोर्ड्स पेपर एंड डेब्रिस, यानी कि जो भी हमारा जहाँ पे भी वेयर हाउस होगा वहां से हमें कोई भी जो रैप बोर्ड पेपर डेब्रिस जो भी चीज हमारी यूज की नहीं है उन सारी चीजों को हम वहां से बाहर निकाल लेंगे। सेकंड है कीप डॉग डोर्स क्लोज एंड लैच्ड व्हेन नॉट इन यूज, और जब भी हमारा वेयर हाउस यूज में नहीं होगा तो हम उनके जो डोर्स हैं हमेशा उनको क्लोज रखेंगे और हमेशा लैच में लगा के रखेंगे, यानी कि कुंडी हमेशा उसमें लगा के रखेंगे। थर्ड है स्ट्रेटन अप पूल आर अपॉन कंप्लीशन ऑफ पूल, यानी कि अगर हमारा पूल यानी कि जो हमारा एरिया है वो कंप्लीट हो गया तो हम उसको हमेशा स्ट्रेट अप कर देंगे, उसके अंदर ज्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। फोर्थ है कीप ऑफ पैरामीटर इंक्लूडेड ट्रैश कैन्स, और जो हमारा पैरामीटर होता है हमेशा उसको साफ सुथरा रखना है, यानी कि ट्रैश कैन भी वहाँ पे होनी चाहिए कि अगर कोई भी चीज हमें उठा के रखनी है तो हम वहाँ पे जाके उठा के रख सकते हैं। फिफ्थ है नेवर सेट फूड केसेस ऑन फ्लोर, यानी कि जो हमारा फूड मटेरियल है यानी कि फूड केसेस है वो हमेशा हम फ्लोर के ऊपर नहीं रखेंगे। सिक्स है कीप कूलर फ्रीजर डोर्स क्लोज्ड एट ऑल टाइम, जो हमारा कूलर है या फ्रीजर है उसके डोर्स जो है वो हमेशा क्लोज रहेंगे। सेवेंथ है फिल आउट ट्रेलर इंस्पेक्शन शीट ऑन आउटगोइंग लेवल, अब जो भी हमारे आउटगोइंग मटेरियल्स है या जो भी हमारी चीजें बाहर जा रही हैं उनकी हम हमेशा एक इंस्पेक्शन शीट बना के रखेंगे कि जो मटेरियल बाहर गया हमने उसके सारे सारे जो पैरामीटर्स हैं उसको फिल किया हुआ है। एट्थ है पर्सनल आइटम दैट इफेक्ट्स आर टू बी केप्ट इन डेजिग्नेटेड एरिया, यानी कि जो भी पर्सनल आइटम जो भी इंडिविजुअल वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके जो पर्सनल आइटम है वो एक प्लेस है हम उसको डेजिग्नेट कर देंगे और सारे लोग वहीं पे जाके अपना पर्सनल आइटम्स को रखेंगे। 9 पॉइंट है इंस्पेक्ट ऑल इनकमिंग फ्लीट ऑफ स्पिलेज स्पेशली बैगेज प्रोडक्ट, यानी कि जो भी हमारा सामान बाहर से आ रहा है जिसका ये चांसेस हो सकते हैं कि वो फैला जाए या कोई हमारा बैग प्रोडक्ट होता है उन सबका हमें इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। टेंथ है सेग्रीगेटेड फूड्स फ्रॉम नॉन फूड, यानी कि हमें जो फूड हमारा जो हम यूज कर रहे हैं और जो हमारा नॉन फूड है यानी कि जो हम खाने के लिए यूज नहीं करेंगे वो सारा सामान जो है वो हमेशा अलग अलग करके रखेंगे। 11 है कीप डंपस्टर लिड्स क्लोज्ड व्हेन नॉट लोडिंग,
जो भी हमारा डंपर या जिसमें चीज़ में हम हमारा लोड कर रहे हैं, अगर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको हमेशा क्लोज़ करके रखेंगे। एंड लास्ट है वॉश हैंड आफ्टर यूजिंग रेस्टरूम, यानी कि हम रेस्टरूम को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद हमें हमारे हाथ धोने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है हमारा मटीरियल मैनेजमेंट। It involves planning, programming, organizing, directing, controlling, and coordinating the various activities concerning the material. यानी कि जो हमारा मटेरियल मैनेजमेंट है वो इन्वॉल्व करता है मटेरियल से रिलेटेड जो भी हमारी प्लानिंग है, प्रोग्रामिंग है, या हमें इसे ऑर्गेनाइज करना है, इसे डायरेक्ट करना है, कंट्रोल करना है या कोऑर्डिनेट करना है, जितनी भी एक्टिविटीज होती है हमारी किसी एक मटेरियल से रिलेटेड, वो हमारी आती है मटेरियल मैनेजमेंट की कैटेगरी के अंडर। द रिजल्टिंग सेट ऑफ रिलेटेड डिसिप्लिन आर नोन एज मटेरियल मैनेजमेंट। तो ये जो सारे जो हमारे सेट है रिजल्ट्स जो है, इनको हमने एक डिसिप्लिन में हम लेके आए, तो इसको हमने बोला मटेरियल मैनेजमेंट। अब हमारे मटेरियल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट है मटेरियल प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, यानी कि जो ये हमारा मटेरियल है इसकी प्लानिंग हम इसे क्या तरीके से यूज करने वाले हैं और किस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। प्लान कि क्या यूज करना है, प्रोग्रामिंग किस तरीके से हम इसे यूज करेंगे, भी हमारा मटेरियल मैनेजमेंट के प्रोग्राम के अंडर आ जाता है। सेकंड हमारा रॉ मटेरियल परचेज। अब हमने मटेरियल का प्लान और प्रोग्राम कर लिया, तो हमें उसी रॉ मटेरियल को हमें करना पड़ेगा परचेज, ताकि हम उसको उसका प्लानिंग और प्रोग्रामिंग जो हमने की हुई है उसके तरीके से हम उसे यूज कर सकें। थर्ड है रिसीविंग, स्टोर कीपिंग एंड वेयर हाउसिंग, यानी कि जो भी आपका रॉ मटेरियल आएगा हमने उसे परचेज कर लिया, तो हम उसको पहले रिसीव करेंगे, फिर उसको स्टोर कीप करेंगे और फिर करेंगे उसका वेयर हाउसिंग। अब ये तीनों चीजें, इन तीनों का रिकॉर्ड मेंटेन होगा कि किस दिन हमने रिसीव किया, किस दिन हमने स्टोर के अंदर रखा, किस दिन हमने उसको वेयर हाउस के अंदर रखा हुआ है। फोर्थ है इशूइंग ऑफ मटेरियल। अब जब भी हमारा मटेरियल आ गया, हमने तीनों जगह पे इसको रख दिया, तो हम क्या करेंगे, इस मटेरियल को जिस भी दिन जितना भी हमें इसे यूज किया हुआ है, हम उस मटेरियल को इशू करेंगे। फिफ्थ है इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी कि कितना मटेरियल आया, किस डेट को, किस दिन हमने कितना मटेरियल यूज किया, कितना हमारे पास बचा हो, उस चीज की इन्वेंट्री को हम हमेशा कंट्रोल करेंगे, उसको हमेशा रिकॉर्ड करेंगे। सिक्स्थ है वैल्यू इंजीनियरिंग, यानी कि जो भी हम मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उस तरीके से ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हमें सामान को एक जगह से दूसरी जगह हम उसको यूज करने वाले हैं। सेवेंथ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, कि हम मटेरियल को कैसे लेके जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। ये होगा कि मान लो आपका वेयर हाउस जो है वो आपके इंडस्ट्री के प्रेमाइसेस में ही तो है, लेकिन थोड़ा सा दूर है, तो उस प्रेमाइसेस से जहाँ पे आपका प्रोडक्शन हो रहा है वहां तक जाएगा कैसे आपका मटेरियल, तो उसको मटेरियल आपका मटेरियल मैनेजमेंट की कैटेगरी के अंडर आता है। नेक्स्ट है वेंडर डेवलपमेंट, वेंडर रेटिंग एंड डिस्पोज। तो वेंडर जो है आपका, जिससे आपने सामान खरीदा है, तो उसके साथ आपका रिलेशन जो है उसका डेवलपमेंट होता है आपका। और सेकंड है कि आपको वो किस तरीके का मटेरियल प्रोवाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको रेट करोगे, यानी कि रेटिंग पॉइंट्स दोगे कि अगर आप चार लोगों से अपना एक मटेरियल ले रहे हैं, तो आप चारों लोगों को देखेंगे कि चारों में से बेस्ट आपको कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आप रेट करेंगे। वो हो गया आपका वेंडर रेटिंग। लास्ट है डिस्पोजेबल ऑफ स्क्रैप एंड सर्प्लसेस, यानी कि जो भी आपका मटेरियल आपके यूज का नहीं है या आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है जो आपके यूज में नहीं है, तो आप क्या करोगे, वो सारे मटेरियल को क्या डिस्पोज करोगे अकॉर्डिंग टू द एसओपी, जो कि हमने वेस्ट डिस्पोजल कैटेगरी के अंडर लास्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था। हमारा मटेरियल जो आपका मैनेजमेंट है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट है एफिशिएंट मटेरियल्स प्लानिंग, यानी कि जो हमारा जो मटेरियल है उसकी जो प्लानिंग होगी वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगी, एफिशिएंटली होगी, ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो हमें बेस्ट मिल सके। सेकंड है बाइंग, जो भी हमारा रॉ मटेरियल है हम उसे जो खरीदेंगे वो भी आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। थर्ड है प्रोक्योरिंग एंड रिसीविंग, यानी कि आप जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको किस तरीके से रिसीव करते हो, किस तरीके से उसे रखते हो, वो आपका आ गया। फोर्थ है स्टोरिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। स्टोरिंग हो गया कि आपने जो वेयर हाउस रखा हुआ है कि आपका स्टोर कीपिंग है उसमें आप कैसे रख रहे हैं और किस तरीके से आप उसकी इन्वेंट्री कंट्रोल कर रहे हैं, कि कब आपका सामान आया, कब आपने आगे यूज किया, किस तरह ट्रांसपोर्ट हुआ, क्या चीजें हुए, कितना बच गया, कितना यूज हुआ, वो सब आपका इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर आ जाता है। फिफ्थ है आपका सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, कहाँ से आपकी सप्लाई हुई है, किस तरह आप उस मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, किस किस चीज बनाने के लिए हम उसे यूज कर रहे हैं, वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स के अंदर आ जाता है। और लास्ट है आपका क्वालिटी एश्योरेंस, कि जो भी आपके रॉ मटेरियल आया हुआ है क्या उसकी ये वही क्वालिटी है जो हमें यूज करनी है, या उसकी एफिशिएंसी है। अब यहाँ पे जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो आपका फिजिकल, केमिकल सारे पैरामीटर्स हैं, और आपका थेरेप्यूटिक एफिशिएंसी जो है वो भी इस कैटेगरी के अंडर आ जाएगी। फिर है आपकी सेकेंडरी ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। फर्स्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, यानी कि जो आपका
प्रोडक्शन है उसका जो शेड्यूल बनाएंगे कि हमें इस तरह जो रॉ मटेरियल आ गया वो हमें अभी यूज करना है, अब हम इसको इस डेट पे यूज करेंगे, तो वो भी हमारा बहुत ही एफिशिएंटली तरीके से होना चाहिए कि हमारा जो रॉ मटेरियल है उसकी एक्सपायरी डेट भी रीच भी ना हो और हम उसको अच्छे तरीके से उसे यूज भी कर सकें। सेकेंड है टू टेक मेक और बाय डिसीजन, यानी कि हमें कब रॉ मटेरियल खरीदना है और कब क्या करना है, उसका भी हमारे पास एक बहुत अच्छा सा डिसीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 6 महीने बाद हमारा मेडिसिन बनाने वाले हैं तो हम अभी से खरीद लेंगे। नहीं, हमें पता है कि अगर हमारा 6 महीने बाद हमें मेडिसिन बनाने का प्रोग्राम सेट किया है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हमारा देखेंगे कि अगर हमें 2 महीने पहले अगर हमें वेंडर को बताना पड़ेगा, तो हम 2 महीने पहले वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, 6 महीने पहले से अभी से सामान खरीद के नहीं रखेंगे। थर्ड है प्रिपेयर स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मटेरियल, यानी कि जो भी हमारा मटेरियल है उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है और किस तरीके से हम उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, ये भी हमें पहले से ही हमारा ऑब्जेक्टिव हमें डिफाइन करना होगा। फोर्थ है मटेरियल हैंडलिंग, कि किस तरीके से हमारा रॉ मटेरियल है हम उसको हैंडल करेंगे, कि हमें अगर यूज करना है तो हमें हैंडलिंग से पहले सारे टेस्ट परफॉर्म करने हैं, उसका जो जो बैग आया हुआ है उसको हमें करना पड़ेगा अच्छे से स्टेरिलाइज। तो हर एक चीज हम किस तरीके से मटेरियल को हैंडल करें कि मिनिमम कॉन्टैक्ट हो उसका पर्सन का, तो हमारा मटेरियल हैंडलिंग के अंडर आ जाता है। फिफ्थ है यूज ऑफ वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग, यानी कि जो भी हमारे वैल्यूज हमें आई हुई यानी कि हमारे पास रिजल्ट आया हुआ है उसको एनालाइज करना और उसको किस तरीके से हम आगे फर्दर यूज करेंगे, वो हमारा इस कैटेगरी के अंडर आ जाता है। सिक्स्थ है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स परचेज, यानी कि जो भी हमने मटेरियल खरीदा हुआ है उसकी क्या क्वालिटी है, तो हमने क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में यहाँ पे पढ़ा था जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। वही चीज यहाँ पे है कि हम किस तरीके से हमारा जो मटेरियल हमने परचेज किया उसकी क्वालिटी को हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। सेवेंथ है स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस जो हमारा जो फ्लो होता है मटेरियल का एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडस्ट्री के अंदर वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ उसका इन एंड आउट होना बहुत जरूरी होता है। लास्ट है टू असिस्ट इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो हम प्रोडक्ट का कोई भी डिजाइन या डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके अंदर भी हमारा मटेरियल मैनेजमेंट जो है हमें हमेशा असिस्ट करता है। अब हमारा मटेरियल मैनेजमेंट का एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट क्या है। फर्स्ट है मटेरियल्स कॉस्ट कैन बी लोअर्ड, जो हमारा अगर हम हमारा मटेरियल को मैनेज कर रहे हैं तो जो हमारा मटेरियल की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। सेकंड है कंट्रोलिंग ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि जो भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है कि हमें बहुत सारे क्योंकि पैरामीटर्स हम उसमें यूज कर रहे होते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा मटेरियल मैनेजमेंट की वजह से हमारे जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो भी हमारी कंट्रोल के अंडर आ जाएगी। थर्ड है रिस्क ऑफ इन्वेंट्री लॉस मिनिमाइज, अब जो हमारी इन्वेंट्री जो हम लिख करते हैं उसका जो लॉस है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर हम मटेरियल मैनेजमेंट को यूज करते हैं। फोर्थ है डिडक्शन इन लॉस ऑफ टाइम ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी कि जो हमारा लॉस ऑफ टाइम होता है या जो डायरेक्ट लेबर होती है हमारी उसका जो टाइम का जो लॉस रहता है उसमें भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। फिफ्थ है कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, यानी कि जो हमारी प्रोडक्शन की जो साइकिल है वो भी हमेशा कंट्रोल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमें पता होगा कि हमने कितना मटेरियल वहां से लिया है, हमने इतना टाइम में हमें पता है कि ये मटेरियल हम अगर 2 घंटे के अंदर यूज कर लेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी हमने मैन्युफैक्चरिंग साइकिल को कंट्रोल कर रखा है कि अगर हम इतना यूनिट वहां सामान लेते हैं तो 2 घंटे से चल रहा है तो हमारे पास ऑलरेडी हमारी जो साइकिल है वो हमारा कंट्रोल में आ जाएगी और इसकी वजह से ही जो हमारे लेबर है उसका टाइम का जो लॉस होता है वो भी हमारे पास वो बच जाएगा। लास्ट है इम्प्रूवमेंट इन डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, अब अगर हमें पता है कि हमारे 2 घंटे में हम उस यूनिट ऑफ सामान को कंज्यूम कर सकते हैं और उसके बाद उसका पैकेजिंग स्टोर कीपिंग एंड अराउंड हमारा मान लो 2 घंटे और लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे हमारा डिलीवरी जो प्रोडक्ट की वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। पहले हमें नहीं पता था कि कितना होगा तो हम चले जा रहे थे, लेकिन जब हमने हर एक चीज को सिस्टमाइज कर दिया तो हमारी जो डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट थी वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। लास्ट है हमारा इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, कि हमारा जो मटेरियल का मैनेजमेंट है उसके में क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में होता है। फर्स्ट है मटेरियल प्लानिंग, सेकंड है परचेज, थर्ड है स्टोर्स एंड फोर्थ है इन्वेंट्री कंट्रोल। ओके, मटेरियल प्लानिंग होगा कि हमें मटेरियल को किस तरीके से यूज करना है वो आ जाएगा इसके अंदर। परचेज का मतलब है कि हमने जो वेंडर से जो हमारा रॉ मटेरियल खरीदा हुआ है उसकी बात आती है। थर्ड स्टोर्स की हमारा जो हम मटेरियल जो हमारे पास आया है हम उसको किस तरीके से स्टोर कर रहे हैं, वहाँ पे जो हमने कैटेगरीज बनाई हुई है फिक्स लोकेशन सेट करी हुई है वो सारी चीजें आ जाएंगी। और लास्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल, किस डेट को कितना सामान हमारे पास आया और फिर हमने कितना उसको कंज्यूम किया कितना हमारे पास बचा हुआ ये हमारा आ जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल के अंडर। नेक्स्ट है हमारा परचेजिंग, Purchasing is to procure the material, supplies, tools, equipment,
एक्सेट्रा, प्रोक्योरिंग द मटेरियल व्हेन इन एडवांस टू मीट द नीड। यानी कि परचेजिंग का मतलब है कि जो भी हमारा मटेरियल है, सप्लायर, टूल्स है, इक्विपमेंट है, उसको खरीद के रखना, और जो मटेरियल हम आगे यूज करने वाले हैं उनको पहले से ही हम खरीद के रख लें, ताकि जब हमें जरूरत पड़े तब हम उस सामान को हम दोबारा यूज कर सकें। बाइंग एन ऑप्टिमम क्वांटिटी अफेक्टिंग कैपिटल, हम इस तरीके की मतलब मिनिमम हम यूज कर रहे हैं क्वांटिटी, हम उसको खरीद लेते हैं ताकि वो हमारे कैपिटल को ज्यादा अफेक्ट ना करे। इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट विद रेफरेंस टू क्वालिटी बाय मींस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एडिक्वेट मटेरियल, यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है जिसको हम क्वालिटी के रेफरेंस से हम यूज कर रहे हैं, वो हमारा जो मटेरियल का सिलेक्शन होता है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। अगर हम परचेजिंग अच्छी करेंगे तो हमारा जो एडिक्वेट मटेरियल है वो अच्छे क्वालिटी का हमें मिलेगा। अब जो हमारी परचेजिंग की जो साइकिल होती है उसके अंदर 5 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ द नीड, यानी कि हमें क्या, हमारी जो जरूरत है उसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड है डिस्क्रिप्शन ऑफ नीड, कि हमें वो नीड को हम डिस्क्राइब करेंगे कि हाँ हमें ये मटेरियल जो चाहिए उसकी क्या हमें जरूरत है, क्यों हमें जरूरत है, वो हम डिफाइन करेंगे। थर्ड है सुटेबल सोर्स इज सिलेक्टेड, एक हम सुटेबल सोर्स सिलेक्ट करेंगे कि हमें किससे हमारा सामान खरीदना है। फोर्थ है प्राइस एंड अवेलेबिलिटी आर डिटरमाइंड, अब हमने डिसाइड किया कि हमें किस किस से खरीदना है सामान, तो हम प्राइस देखेंगे और अवेलेबिलिटी देखेंगे कि कहाँ से हमें वो सामान अवेलेबल है या नहीं है। लास्ट है ऑफन अ सोर्स हैज टू बी डेवलप, और कभी कभी हमारा जो सोर्स है हमें खुद ही डेवलप करना पड़ता है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इट इंक्लूड्स मटेरियल्स रॉ इन प्रोसेसेस फिनिश्ड पैकेजिंग स्पेयर्स एंड अदर, जो हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट अब इंक्लूड करता है हमारा रॉ मटेरियल को, इन प्रोसेस को, फिक्स पैकेजिंग को, स्पेयर्स को, और सारी चीजें जो है हमारी वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया कि जो भी मटेरियल है, चाहे प्रोसेस है, इक्विपमेंट है, हमारे स्पेयर पार्ट्स है, पैकेजिंग मटेरियल, जो भी कितना भी जो मटेरियल है उनका जो इन एंड आउट इन अ इंडस्ट्री इन एन ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इन्वेंट्री management. Next is it can be used to refer to the stock on hand at a particular time of raw materials, goods in process of manufacture, finished products and merchandise. यानी कि हम इसको एक स्टॉक ऑन हैंड की तरह की भी रख सकते हैं कि जब हमें देखना हो कि हमारा रॉ मटेरियल, हमारा इन प्रोसेस जो हमारा मैन्युफैक्चर चल रहा है, फिनिश प्रोडक्ट है, मर्चेंडाइज, जो भी चीजें हमारी, वो कितना कितना हमारे पास बचा हुआ है और कितना हमने यूज कर लिया, ये हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है हमें एक रिपोर्ट हमें दे देता है। अब हमारे पास जो इन्वेंट्रीज होती हैं वो कितने टाइप की इन्वेंट्रीज होती हैं। फर्स्ट इज फिनिश गुड इन्वेंट्री, यानी कि जो भी हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसकी इन्वेंट्री होती है। सेकंड है स्टॉक एंड ट्रेड रेडी फॉर शिपमेंट, यानी कि जो हमारा कौन सा जो स्टॉक है वो ट्रेड के लिए है और कितना हमारा शिपमेंट के लिए रेडी, यानी कि कितना अब हमारा स्टॉक हो चुका है कि हम उसको यूज कर सकते हैं आगे, और कितना हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम आगे फर्दर डिलीवरी के लिए हम यूज कर सकते हैं। थर्ड इज मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेटिंग इन्वेंट्री, यानी कि जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है या कोई भी इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं वो रिपेयर है, मेंटेनेंस में है, उसकी जो इन्वेंट्री होती है वो भी हमारी इन्वेंट्री एक टाइप की इन्वेंट्री हो जाती है। फोर्थ इज मेंटेनेंस इन्वेंट्री, यानी कि जो हमारा रॉ मटेरियल है आ रहा है, हमारा जो भी हमारा प्लेस है जहाँ पे भी हमारा ऑपरेशंस चल रहे हैं, वो जगह उनके मेंटेनेंस की भी इन्वेंट्री हमेशा बनाई जाती है। फिफ्थ है स्टेशनरी इन्वेंट्री, यानी कि क्या क्या स्टेशनरीज हम यूज कर रहे हैं उसकी भी इन्वेंट्री होती है। लास्ट इज कैंटीन प्रोविजन मेडिकल सप्लाईज यूनिफॉर्म, यानी कि जो कैंटीन है यहाँ पे खाना बनता है उसका भी इन्वेंट्री होती है। मेडिकल जो सप्लाईज हमें चाहिए होती हैं, जो भी हमारे यहाँ इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं उनके लिए वो मेडिकल सप्लाईज हमारे पास होंगी, और जो भी वर्किंग वहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं उनकी यूनिफॉर्म की भी हमारे पास एक इन्वेंट्री होती है। अब ये जो हमारी इन्वेंट्रीज होती हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू फैसिलिटेट स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए इसके लिए हम इन्वेंट्री होती है। सेकंड इज टू मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, जो हमारा इन्वेंट्री होता है उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो काफी कम हो जाता है इसके लिए। थर्ड इज टू रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, यानी कि जो हमारा मटेरियल हैंडलिंग की जो कॉस्ट होती है वो हमेशा रिड्यूस हो जाए। और फोर्थ वन इज रीजनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ पीपल, यानी कि जो भी हमारे पीपल हमने इंडिविजुअल्स उनका बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाए।